If you are preparing for UPSC Prelims 2026 and you want economy to become your scoring and reliable section, not a guessing game, then this video is not optional for you, it is essential. Economy is the subject that can either secure your prelims or silently eliminate you. Random current affairs, confusing terms, and endless sources. Is this your current situation? Stay with me till the end. Hello everyone, welcome to Avlokan IAS, and in this video I am going to discuss complete strategy for economy subject for UPSC Prelims 2026. इकोनॉमी यूपीएससी प्रीलिम्स का वो सब्जेक्ट है जिसमें सिलेबस छोटा होता है पर क्वेश्चंस आते ही एस्पिरेंट्स फ्रीज हो जाते हैं। यूपीएससी इकोनॉमी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है। अगर आप इकोनॉमी को लाइटली ले रहे हैं या फिर बहुत सारे सोर्सेज से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और आप प्रीलिम्स 2026 को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी से ही आप एक डेंजर जोन में हो। इस वीडियो के एंड तक आपको मिलेगी इकोनॉमी प्रीलिम्स 2026 की एक क्लियर, डुएबल एंड रिपीटेबल स्ट्रेटजी। सो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस इकोनॉमी के बारे में क्या कहता है। तो हमारे पास एक क्लियर आइडिया होना चाहिए सिलेबस का। तो सिलेबस में यहाँ पर कुछ की टर्म्स मेंशन हैं और इन्हीं की टर्म्स के अराउंड हमारे जो टॉपिक्स होते हैं उनसे ही हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस को अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। सो ये जो एटसेट्रा है इसमें हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हो जाते हैं या रिलेटेड टॉपिक्स हो जाते हैं ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। सो एक आपको रफ फ्रेमवर्क दे दिया गया है सिलेबस में कि इसके अराउंड ही क्वेश्चंस हमारे पूछे जाएंगे, ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। मतलब जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इकोनॉमी के बारे में जानकारी होनी चाहिए वही सारी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है हमारे सिलेबस में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि वाई दिस इकोनॉमी सब्जेक्ट इज़ क्रूशियल फॉर अस। तो अगर आप इकोनॉमी को देखेंगे ध्यान से तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम देखेंगे इसमें आगे। बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द हाई यील्ड स्कोरिंग एरिया। यहाँ से आप कुछ फिक्स्ड लाइक 20 मार्क्स आप प्रीलिम्स में गेन कर सकते हैं फ्रॉम 10 क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डुएबल होते हैं, जिनको आप कर सकते हैं और यहाँ से आप 20 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, which are very crucial to secure your name in the mains list। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाहिए हमारे इस सब्जेक्ट में। यहाँ पर आपको रटना नहीं है, बहुत कम रटने वाले फैक्ट्स होते हैं यहाँ पर, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ रिक्वायर्ड है। अब ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है इससे हमें पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है दैट इज़ चेंजिंग नेचर ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चंस का नेचर चेंज हो रहा है, स्टैटिक एंड करेंट को लिंकेज किया जा रहा है यहाँ पर, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं जो कि आपने 2025 प्रीलिम्स में भी देखे होंगे। तो ये बात आपको समझ में आई। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या बोलता है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि दिस इज़ वन ऑफ द की स्कोरिंग एरिया फॉर अस। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट एंड वी हैव टू लिंक आवर स्टैटिक नॉलेज विद द करेंट अफेयर्स। तो करंट में होने वाली चीज़ें जैसे कि SLR बढ़ गया या फिर CRR कम कर दिया गया या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कौन सा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और यहीं से ही हमारे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं विच आर मोर ऑफ स्टैटिक इन नेचर बट दे आर लिंक्ड विद द करेंट अफेयर्स नॉलेज। सो अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे कि ईयर वाइज वेटेज इकोनॉमी का किस तरीके से रहता है। तो अगर आप 2018 से लेकर 2025 का ट्रेंड देखोगे, from 2018 to 2025, if you see the trend, you will find that कि every year 12 to 13 questions are asked in the prelims. So if you see in 2017 22 questions were asked from the economy. उसके अलावा 2011 में यहाँ पर 19 questions were asked. In 2010 26 questions were asked. इसके अलावा किसी भी ईयर में हमें यहाँ पर 11 to 13 के बीच में, 10 to 13 के बीच में ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सो अगर हम मान के चलते हैं कि 10 to 15 के बीच में हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं फ्रॉम इकोनॉमी और इसमें से 8 to 10 क्वेश्चंस आर डुएबल। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपके पास, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यू कैन डू दीज क्वेश्चंस। और ये 8 to 10 क्वेश्चंस आर गोइंग टू गिव अस 16 to 20 मार्क्स। और ये जो 16 to 20 मार्क्स हैं ये हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं हमारे प्रीलिम्स के कट ऑफ को क्लियर करने में।
तो सबसे पहले तो हमारे पास यही एनालिसिस होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका क्लियर आइडिया होना चाहिए। लाइक 18 to 25 2018 to 2025 हमारे पास 12 से 13 का ट्रेंड अभी तक चल रहा है और मोर लाइकली यही अभी एग्जिस्ट करने वाला है। सो हमने दो चीज़ें देख ली कि एक तो हमें सिलेबस पता चला, इम्पॉर्टेंस पता चली, और ये पता चला कि ये किस तरीके से स्टैटिक और करंट को लिंक करके इससे क्वेश्चन आने लगे हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चन इज चेंजिंग एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं ये भी हमें पता चल गया। सो अब हमारे पास एक क्लियर पिक्चर है इस सब्जेक्ट को लेकर कि कैसे इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो अबाउट दिस सब्जेक्ट। इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी के ही नहीं किसी दूसरे सब्जेक्ट के भी जो यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द माइक्रो थीम्स। तो हमारे पास क्लियर आइडिया, क्लियर लिस्ट होनी चाहिए माइक्रो थीम्स की कि किस थीम से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सो देयर आर ओनली, अगर आपको ये पता चल गया कि कौन सी थीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि देयर आर ओनली फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड एवरी ईयर। हर साल कौन सी माइक्रो थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हमें पता चल जाएगा। तो अगर आप इकोनॉमी में देखें तो हमारे पास यहाँ पर 14 to 15 टॉपिक्स की यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है, और उसमें से भी अगर आप देखोगे 9 से 10 टॉपिक ही हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से हर साल एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम ओनली 10 to 11 टॉपिक्स। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं। आरबीआई के फंक्शंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 36 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं किस टाइम पीरियड की, 2009 to 2025, 2009 से लेकर 2025 तक। अभी तक 236 क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस इकोनॉमी सब्जेक्ट, और आउट ऑफ दिस 236 क्वेश्चंस आप देखोगे कि आरबीआई के फंक्शंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी से 36 क्वेश्चंस आए हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस है। फिर हमें देखने को मिलता है फिस्कल पॉलिसी एंड बजट से 31 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक ग्रोथ से 27 क्वेश्चंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस से 24 क्वेश्चंस, ट्रेड से 19 क्वेश्चन, फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट से 17 क्वेश्चंस, जीएसटी से 12 क्वेश्चंस, इंफ्रास्ट्रक्चर से 13, नेशनल इनकम से 13, फिर इन्फ्लेशन से 11, इन्वेस्टमेंट से 9, बॉन्ड्स से यहाँ पर 8 क्वेश्चन। इसके बाद डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स 8 क्वेश्चंस, दिस कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस आरबीआई वाला पार्ट। इसके अलावा फिर आप देखोगे कि हमारा जो इंडेक्स है यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, और डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी यहाँ से कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर हमारी कमांड जो 10 से 11 टॉपिक्स हैं इन पर हो जाती है तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन फॉर यू। आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। Now we will see the pie chart analysis of these micro themes। अब अगर आप देखो इसमें जो हमने बात की थी कि जो हमारा आरबीआई फंक्शंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी है, तो बल्क ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस एरिया दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 15% अप्रॉक्सीमेटली। फिर फिस्कल पॉलिसी एंड बजट से हमारे अप्रॉक्सीमेटली 13 क्वेश्चंस आर कमिंग। इकोनॉमिक ग्रोथ से 27 क्वेश्चंस 11.4%। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि सबका यहाँ पर वेटेज मेंशन किया गया है इन दिस पाई चार्ट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब अगर हम देखें कि जो हमने बात की कि हम कैसे कह पा रहे हैं कि कौन सी माइक्रो थीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2025 में आप क्वेश्चंस देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पेंशन फंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो आपको की टर्म्स देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस में, दे आर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर आरबीआई के फंक्शंस और आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। 2025 में ही नेक्स्ट क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। 2019 में आप देखो मनी मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो के बारे में पूछा है। फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये सारे की टर्म्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। फिस्कल पॉलिसी एंड बजट से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट के बारे में पूछा था, यहाँ पर उसके बारे में बताया था, और आपसे प्राइमरी डेफिसिट के बारे में पूछा गया था। सो ये सारे की टर्म्स हमें पता होने चाहिए कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है हमारा,
इसके अलावा आप देखोगे 2021 में यहाँ पर पूछा गया था कि इकोनॉमिक रिसेशन के समय में कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो बहुत ही डुएबल क्वेश्चंस हैं ये, बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो में हम PYQs को कवर करेंगे, उसमें हम इनको सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो को हम एक्सेलरेट नहीं करेंगे ज़्यादा। 2021 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैक मनी के ऊपर। सो इस तरीके से आप देखोगे कि क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दोज थीम्स ओनली। बस नेचर ऑफ क्वेश्चन कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी मॉडरेट या फिर कभी ईजी हो जाता है। और कई बार ये जो डिफ़िकल्टी है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर भी डिपेंड करती है कि अगर हमें कोई टॉपिक अच्छे से आता है तो वही क्वेश्चन हमें हो सकता है ईजी लगे, और हो सकता है कि कम नॉलेज की वजह से हमें वो क्वेश्चन टफ लगे। बट वन थिंग इज़ क्लियर कि इकोनॉमी को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कैन बी इजीली टैकल्ड। अब आप यहाँ पर देखो, रीजनल रूरल बैंक के बारे में पूछा है, SHG के बारे में पूछा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हमें दिखाते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे PYQs में आ रहे हैं। सो पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो ये सारे क्वेश्चंस आप देखो 2018 में, फिर इस तरीके से क्वेश्चंस सेम थीम्स और उन्हीं थीम्स पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस से आप देख लो, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं ये। फिर सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, कि किसके परव्यू में सर्विस एरिया अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर आप देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स, की इस एसेट्स में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है कॉमर्शियल बैंक में। तो ये सारे इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आपने एक बार अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आप इन क्वेश्चंस को, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू टैकल एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 15 to 20 मार्क्स फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। सो दैट इज़ वाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। अब हम इसमें देखेंगे कि कॉमन इशूज़ जो एस्पिरेंट्स इस सब्जेक्ट में फेस करते हैं, कि बहुत सारे एक तो सोर्सेस होते हैं। एक कॉमन इशू है जो कि है कि टू मैनी सोर्सेस, कि मुनाल के नोट्स भी पढ़ लिए, विवेक सिंह की बुक भी पढ़ रहे हैं, रमेश सिंह भी पढ़ ली थोड़ी सी, फिर संजय वर्मा भी पढ़ ली, फिर नितिन सिंघानिया भी रख ली है, सारी बुक्स अच्छी लग रही हैं, कुछ 2 टॉपिक इससे पढ़ लिए, 2 इससे पढ़ लिए, और मल्टीपल रिवीजन किसी भी सोर्स से नहीं हुआ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज दैट एवरी एस्पिरेंट इज फेसिंग इन दिस सब्जेक्ट। तो ये हमें अवॉइड करना है, बहुत ही स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है हमें। कोई भी एक बुक, अगर आपके पास इनके अलावा भी कोई सोर्स है ना, तो भी आप उसी पर ही स्टिक रहो। पिक एनी वन सोर्स, कोई भी एक सोर्स, एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। इसको रिवाइज करो। योर फोकस शुड बी ऑन द रिविजन्स, नॉट ऑन द सोर्स। सोर्स एक रखो और उसी सोर्स को रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स। एक बुक अगर आपने विवेक सिंह पकड़ी है तो विवेक सिंह के ही साथ जाओ और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, सोर्स मत बदलो अपना। प्लस आपको इसको अलाइन करना होगा, आपको इसको सप्लीमेंट करना होगा इकोनॉमिक सर्वे के साथ में, बजट के साथ में और करंट अफेयर्स के साथ में। करंट अफेयर्स अगर आप डेली न्यूज़पेपर से नहीं कर पा रहे हो तो मंथली मैगजीन्स के करंट अफेयर्स देखो, या फिर ईयरली जो कंपाइलेशन आता है किसी भी अच्छी कोचिंग का, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट द एस्पिरेंट्स आर फेसिंग। तो ये हमें अवॉइड करनी है चीज़ें कि मल्टीपल सोर्सेज के साथ में नहीं जाना है। वी हैव टू पिक ओनली वन सोर्स एंड मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, प्लस सप्लीमेंटेड बाय इकोनॉमिक सर्वे की समरी, बजट समरी एंड करेंट अफेयर्स। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करना बाई एनालाइजिंग PYQs आर एसेंशियल इफ़ यू वांट टू क्लियर एट एनी स्टेज ऑफ दिस एग्ज़ाम। सो सबसे पहले तो आपको PYQs को अच्छे से सॉल्व करना होगा, इनके सॉल्यूशंस पढ़ने होंगे, जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं उनके ऑप्शंस प्लस सॉल्यूशंस आपको अच्छे से तैयार करने होंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ। तो काफ़ी सारे मॉक्स लगाओ, जो पार्शियल लेंथ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर 50 क्वेश्चंस का जो टेस्ट होता है उसको लगाओ, जहाँ से आप अपने सिलेबस को कवर करो अच्छे से। और वहाँ पर भी आप जिन क्वेश्चंस को गलत कर रहे हो उनके सॉल्यूशंस को आपको पढ़ना है, और इफ़ यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ दो सॉल्यूशंस, की जहाँ पर आपको लगता है कि कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है या जहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, तो उनके आप केवल नोट्स बनाएंगे, बल्कि नोट्स नहीं बनाएंगे कि पूरा आपने टेस्ट का सॉल्यूशन अपनी कॉपी में उतार लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है। थर्ड थिंग इज़, जो आपका सोर्स है, जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, वेदर इट इज़ नितिन सिंघानिया, संजीव वर्मा या फिर जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, मल्टीपल टाइम रिवाइज इट, मल्टीपल रिविजन्स
एंड योर ओन नोट्स प्लस करेंट अफेयर्स। ये सारी चीज़ें हैं जो हमको हेल्प करने वाले हैं टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट। अभी आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली और एक शेड्यूल के साथ में करोगे तो ये बहुत कम समय में ये सारी चीज़ों को कवर किया जा सकता है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको PYQs देखने हैं कि किन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैंने थीम्स बताई हैं क्या वो थीम्स रिपीट हो रही हैं, इफ़ यस मेक लिस्ट आउट ऑफ दोज टॉपिक्स। उसके बाद अपनी जो बुक है उसमें उन टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दो और अच्छे से उनको रिवाइज़ करो। उनको रिवाइज़ करने के बाद यू सॉल्व सम टेस्ट, कुछ मॉक्स लगाओ, मॉक के सॉल्यूशंस से आप अपने कुछ नोट्स बना लो और प्लस सप्लीमेंट योर ओन नोट्स विद द करेंट अफेयर्स एंड ऑल्सो सप्लीमेंट विद इकोनॉमिक सर्वे समरी, बजट समरी एंड करेंट अफेयर्स। सो इतना जब आप इतनी चीज़ें करोगे, दिस विल सफाइज योर दिस वन सब्जेक्ट। इट मे टेक 15-20 और फॉर सम स्टूडेंट्स 1 month, बट it will ensure you 20 marks in prelims, at least 16 to 20 marks in prelims। अगर आपको ये 15 से 20 मार्क्स मिलते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसी तरीके से हम दूसरे सब्जेक्ट्स के अभी एनालिसिस लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किन सब्जेक्ट से आप कितना गेन कर सकते हो और उन पे क्यों रिलाई करना है, किस सब्जेक्ट पे कितना रिलाई करना है। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके इस बैरियर को तोड़ के आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। स्टैटिक नॉलेज को करंट अफेयर के साथ कैसे लिंक करना है, किन सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आंखें कान खोल के पढ़ना है और रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ना है, बार बार अपने सोर्स को बदलना नहीं है। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं तो रिलाई ऑन दोज नोट्स, रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स एंड सप्लीमेंट देम विद द सॉल्यूशंस ऑफ योर मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इनसे ही आपका जो ये सब्जेक्ट है ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक दिन पढ़ने का इसको शेड्यूल करो, जिस दिन आप पढ़ रहे हो उसके नेक्स्ट डे आप उन टॉपिक्स पर ही मॉक लगा लो। तो इस तरीके से आप देखो कि आपके लिए क्या वर्क करता है, कि आपने जिस दिन टॉपिक पढ़ा उसी दिन आप टेस्ट लगाना चाहते हो तो उसी दिन लगाओ, या फिर जिस दिन आप टॉपिक्स को रिवाइज़ कर रहे हो 3-4 टॉपिक को रिवाइज़ करो और उससे रिलेटेड जो टेस्ट है उसको नेक्स्ट डे सॉल्व कर लो और उसी दिन उसके सॉल्यूशंस को भी पढ़ लो। इससे क्या होगा कि होलिस्टिक रिवीजन भी हो जाएगा, आपका अच्छे से सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। फिर उन्हीं रिलेटेड टॉपिक से PYQs को भी हैंड टू हैंड आप एक बार देख लो, तो फिर क्या होगा आपका कंसोलिडेट हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट। और लास्ट जो 1 month होगा हमारे एग्ज़ाम से पहले, उसमें आपको बहुत ही कम 2 दिन में आप पूरे इस सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर सकते हो और अच्छे से अपने को कॉन्फिडेंस दे सकते हो एग्ज़ाम में जाने के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे सब्जेक्ट का एनालिसिस लेकर आएंगे और उसमें बताएंगे कि आप उसको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर प्रिपेयर कर सकते हो। बस अपने सोर्सेज को स्ट्रॉन्ग रखो और अभी से अपने सोर्सेज को डिसाइड कर लो कि किस सब्जेक्ट में आप कौन से सोर्स के साथ जाने वाले हो, और पिक एनी वन सोर्स एंड रिलाई ऑन दैट सोर्स ओनली एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। ये स्टेटमेंट हर एक सब्जेक्ट पर लागू होता है। सो दैट्स इट, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो।